हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल्स एटम्स से मिलकर बने होते हैं। यानी एटम्स एक बहुत छोटी यूनिट है किसी सब्सटेंस की, और एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में बहुत सी रिसर्च हुई। बहुत से मॉडल्स आए एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, जैसे थॉमसन मॉडल। थॉमसन साइंटिस्ट ने बताया कि एटम जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, यानी जिनसे मॉलिक्यूल मिलकर बना होता है, एटम एक तरबूज की तरह होता है। जैसे तरबूज होता है, उसके अंदर बीज भरे रहते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। ठीक है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, लेकिन ये मॉडल फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल आया एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो आया रदरफोर्ड मॉडल। साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होती है जिसमें प्रोटॉन्स पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूअस रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम रदरफोर्ड एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल क्यों ली? क्योंकि गोल्ड फॉइल बहुत मेलेबल होती है, मुलायम होती है। ठीक है, उसको हम मोड़ सकते हैं इस तरह से। ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है। तो एक गोल्ड फॉइल ली और उस पर एल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। एल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे जो एल्फा पार्टिकल्स हैं, वो आर पार निकल जाते हैं, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन पर स्कैटर हो जाते हैं, और बहुत कम पार्टिकल्स अपने ही पाथ पर वापस आ जाते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस से उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसके अंदर जो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं या अपने ही पाथ पर वापस लौट कर आ रहे हैं, जैसे ये पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, ये यहाँ से टकराकर इस पॉइंट से टकराकर अब वापस अपने ही पाथ पर वापस चला गया। तो उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पार्टिकल है, हीलियम पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस है, और ये अगर अपने ही पाथ पर वापस होती है तो रिपेल हो रही है। रिपेल होने का मतलब इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्टिव फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी पॉजिटिव पॉइंट से टकराकर वापस अपने ही पाथ पर वापस लौट गया ये पार्टिकल। तो उन्होंने बताया कि एल्फा पार्टिकल्स किसी पॉजिटिव पार्टिकल से इलास्टिक कॉलिजन यानी बिना टकराए ही, रिपल्सन फोर्स जब बहुत नज़दीक पहुंच गया पार्टिकल इसके, तो बिना टकराए ही वापस लौटना, इसको कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। यानी एल्फा पार्टिकल के हमें लग रहा बहुत नज़दीक है, टकरा गया एल्फा पार्टिकल इस पॉइंट से, लेकिन टकराता नहीं है, वो बिना टकराए ही वापस लौटना, इसको कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक कॉलिजन से ये एल्फा पार्टिकल अपने ही पाथ पर वापस लौट गया, रिपल्सन हुआ। इसका मतलब उन्होंने बताया ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसको उन्होंने न्यूक्लियस बताया, और बताया कि ये इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, और उन्होंने उसका चार्ज भी कैलकुलेट किया। तो प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी की है वो रदरफोर्ड ने की है। ठीक है, तो उन्होंने एक ये मोनो एटॉमिक सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए, उसके लिए कैलकुलेट किया। लेकिन बाद में साइंटिस्ट चैडविक ने बताया कि भाई जो ये पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है, न्यूक्लियस है ये, इसके अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी रहते हैं, एक न्यूट्रल पार्टिकल भी रहता है। लेकिन क्योंकि किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए जब उन्होंने देखा चार्ज तो उसके प्रोटॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन मास कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर चार्ज अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन्स हैं वो, तो मास प्रोटॉन के मास से ज़्यादा उसमें उन्होंने कैलकुलेट किया। इसका मतलब उन्होंने बताया कि प्रोटॉन के साथ साथ इस पॉइंट पर एक दूसरा पार्टिकल भी है जिसमें चार्ज तो कुछ नहीं है, क्योंकि चार्ज तो उस न्यूक्लियस का प्रोटॉन के चार्ज के बराबर था, लेकिन मास प्रोटॉन के मास से कुछ ज़्यादा था। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि इस पार्टिकल में, इस न्यूक्लियस के अंदर
एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है जिसे न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने, ठीक है। अब जो पार्टिकल जितने नज़दीक इन न्यूक्लियस से इंटरेक्शन में आए वो उसी के अकॉर्डिंग अपने अपने पाथ पर डेविएट हो गए। जैसे ये देखो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेविएट हो गया और ये कुछ कम डेविएट हुआ, ठीक है। इसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग ये हुआ थीटा। तो किस डायरेक्शन में कितने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए, उन्होंने एक रिलेशन बताया कि यदि किसी डायरेक्शन में n, मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में n पार्टिकल स्कैटर हुए हैं, तो n जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन की 4 θ/2 इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है साइन थीटा जितना कम होगा नंबर ऑफ स्कैटर्ड उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो साइन थीटा जितना कम होगा साइन थीटा की वैल्यू भी उतनी कम होगी और नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी n ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा n उतना ही कम होगा। जैसे यहाँ देखें ज़रा, इस पॉइंट पर 180 डिग्री ये स्कैटर हो गया। यहाँ पे देखें न्यूक्लियस से टकरा कर अपने 180 डिग्री पर यानी बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ थीटा स्कैटरिंग हो गया, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर, तो एन की वैल्यू बहुत कम। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो पार्टिकल अपने ही पाथ पर वापस लौट कर चले गए हैं वो बहुत कम होते हैं, नंबर ऑफ एन की वैल्यू वहाँ बहुत कम होती है। इसका मतलब कुछ ही पार्टिकल अपने पाथ से वापस लौटे, उन्हीं पार्टिकल्स ने बता दिया कि जहाँ से वो आए हैं वो एक न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर थीटा बहुत कम है तो इस डायरेक्शन में ओबियसली एन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर थीटा कुछ और ज़्यादा हुआ, एंगल ऑफ स्कैटरिंग कुछ और ज़्यादा हुआ, यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा हुआ, तो थीटा की वैल्यू यहाँ ज़्यादा हुई तो एन थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा थीटा है इस केस में, ठीक है। ये जो केस है यहाँ पर थीटा सबसे ज़्यादा है, थीटा सबसे ज़्यादा है तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। एन बहुत कम है यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला उन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिया है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स बताने के लिए, ठीक है। अगर हम इसको देखें और ज़्यादा एक्सप्लेन करें इस इलास्टिक कोलिजन को तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ज़रा, ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल, प्रोटॉन है पॉजिटिव पार्टिकल, और एल्फा पार्टिकल जब जस्ट इसके सामने आता है तो देखो ये बिना टकराए ही वापस लौट गया है यहाँ से। तो ये है आपका इलास्टिक कोलिजन, ठीक। जो थोड़ा सा और नज़दीक है तो उसका एंगल यहाँ से तो यहाँ थीटा अगर यहाँ 180 डिग्री है तो यहाँ पर 180 से कुछ कम है, ठीक है। यहाँ पर है ऑब्ट्यूज एंगल इस केस में भी, लेकिन ये कुछ दूर है, ये अल्फा पार्टिकल कुछ दूर है तो यहाँ पर क्या हुआ, एंगल थोड़ा सा कम है, ठीक है, एंगल थोड़ा सा कम है। लेकिन इस केस में देखें ज़रा, इस केस में तो वो डेविएट हुआ ही नहीं है, बिल्कुल एंगल ऑफ स्कैटर्ड हुआ ही नहीं है, थीटा 0 है यहाँ पर। तो जहाँ थीटा 0 है यानी बहुत कम, थीटा की वैल्यू यहाँ बहुत कम है तो एन की वैल्यू ज़्यादा है। यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी जो सबसे ज़्यादा थी वो बिल्कुल आर पार जो अल्फा पार्टिकल हैं उनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, ये कंक्लूड किया कि भाई जो एटम है उसका मेजर रीजन वो हॉलो होता है, ठीक है। वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्थान पर खाली होता है, बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं जहाँ अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं, बहुत कम प्लेस होते हैं वो ही पॉइंट्स न्यूक्लियस होती है। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, रदरफोर्ड ने बताया, लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए तो प्रोटॉन है, उसका मास भी वही और उसका चार्ज भी उन्होंने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन किसी और पार्टिकल में चार्ज तो प्रोटॉन के इक्विवेलेंट ही निकल के आ गया लेकिन मास कुछ ज़्यादा मिला। तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने चैडविक साइंटिस्ट ने बताया कि भाई यहाँ पर कुछ और पार्टिकल्स भी हैं जो चार्ज को तो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, चार्ज तो प्रोटॉन का ही है लेकिन मास को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब उनमें चार्ज नहीं है, उन पार्टिकल्स में जो न्यू पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल हैं, उनको उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एक जनरल फार्मूला बनाया हुआ है, जैसे ये फार्मूला मैं लिख दूं इसका कि किस पार्टिकल का डिस्कवरी किसने की, तो ये है ईंट पर नाच, E4 इलेक्ट्रॉन,
T4 इसके इन्वेंटर थॉमसन, P4 प्रोटॉन, Rep4 रदरफोर्ड, ठीक है, ने से न्यूट्रॉन, और Ch4 चैडविक, ये हिंदी में लिख देते हैं नाम, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से इन पार्टिकल्स के डिस्कवरर के जो इन्वेंटर हैं उनके नाम हम याद कर सकते हैं इजीली। अब देखो रदरफोर्ड मॉडल में ये सब की चीज़ जानकारियाँ मिली, लेकिन उनके कुछ फेलियर भी थे। इस मॉडल के फेलियर क्या थे कि वो नहीं एक्सप्लेन कर सके थे कि ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व क्यों करता है, ठीक है। ही वॉज फेल्ड टू एक्सप्लेन द कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट दिस न्यूक्लियस। भाई ये कंटिन्यूस रिवॉल्व हो रहा है तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये फाइनली क्या होगा, अपने ही पाथ पर, इसका पाथ क्या होता चला जाएगा, ये न्यूक्लियस है, इसका पाथ छोटा होता चला जाएगा और फाइनली वो क्या हो जाएगा भाई, लगातार घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी रेडिएट होगी, एनर्जी रेडिएट होगी तो उसका पाथ छोटा होता चला जाएगा, पाथ छोटा होगा तो फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। कंटिन्यूस रिवॉल्यूशन में तो उसकी जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए लीनियर होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो ये सब वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, वो एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट बोहर ने। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बोहर मॉडल, ठीक है। थैंक यू।